नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 5 चैप्टर 4 का सोलेनॉइड और टॉरॉइड। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पूरा थियरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। और तीसरा होगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो सोलेनॉइड और टॉरॉइड क्या है वो पहले देख लेते हैं। The solenoid and toroid are two pieces of equipment which generate magnetic field. अब pieces of equipment वो equipment नहीं है, equipment के अंदर डालने वाली वो चीज है जो magnetic field generate करती है। The television uses the solenoid to generate magnetic fields needed. टेलीविजन को भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो सोलेनॉइड के थ्रू ही प्रोड्यूस करती है। The synchrotron uses a combination of both to generate high magnetic field required. synchrotron नाम का एक चीज होता है जिसमें ये देखो, ये नीचे सोलेनॉइड है और ये टॉरॉइड। आई होप आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। तो सोलेनॉइड पता है कि भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है उसको टाइटली बाउंड कर दो तो वो सोलेनॉइड हो गया, और उसको आप फिर राउंड कर दो तो वो क्या हो जाएगा बेटा, टॉरॉइड हो जाएगा। इन बोथ सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड वी कम अक्रॉस अ सिचुएशन ऑफ हाई सिमेट्री। देखो सिमेट्री का ये देख सकते हो, ये भी सिमेट्रिक है, भले बाउंड इस हिसाब से नहीं किया है वरना जनरली अच्छे से बाउंड किया गया तो सिमेट्रिक दिखा है। वेयर एम्पियर्स लॉ कैन बी कन्वीनियंटली अप्लाई। तो इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी हम एम्पियर्स लॉ के थ्रू करेंगे। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन। आई होप इंट्रोडक्शन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं सोलेनॉइड। बेसिकली सोलेनॉइड क्या होता है, हम इस चैप्टर में लॉन्ग सोलेनॉइड डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मीन बाय लॉन्ग सोलेनॉइड? बाय लॉन्ग सोलेनॉइड वी मीन दैट द सोलेनॉइड्स लेंथ इज लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस। अब देखो, इस पेन की रेडियस कितनी है, काफी छोटी, बट इसकी लेंथ काफी बड़ी है ना। लेंथ रेडियस के कंपैरिजन में उसकी लेंथ काफी बड़ी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड। सपोज ये सोलेनॉइड मान लो तो ठीक है। सो हुज लेंथ इज लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस। याद रहेगा बेटा। ओके, दूसरी बात क्या दिया हुआ है, इट कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग वायर it consists of long wire wound in the form of a helix where the neighboring turns are closely spaced। हमने अभी देखा ऐसे वाउंड होता है, ऐसे वाउंड होता है। ये भी देख सकते हो आप, देखो डायग्राम दिख रहा है आपको, वाउंड वाउंड। तो आप बोलो सर इसमें तो इतनी सारी जगह है, वो तो आपको दिखाने के लिए कि भाई कैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, सो ईच टर्न कैन बी रिगार्डेड एज अ सर्कुलर लूप। अब चेक कर लो, ये रहा देखो, ईच टर्न कैन बी रिगार्डेड एज अ सर्कुलर लूप, है क्या नहीं? ओके, the net magnetic field is the vector sum of fields due to all the term। एक टर्न के कारण, दूसरे टर्न के कारण, तीसरे, और सबका एडिशन कर लो तो क्या मिलेगा बेटा आपको, नेट मैग्नेटिक फील्ड। enameled wires are used for winding so that turns of insulated from each other। enameled wire मतलब वायर एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उनके ऊपर एक लेयर होती है पतली सी, जिससे दो बाजू बाजू में होंगे तो भी वो कांटेक्ट में ना हो। ये देख लो ना बेटा, ये दो बाजू बाजू में फिर भी कांटेक्ट में ना हो, वो एनामल्ड वायर होते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? ये है आपका डायग्राम सोलेनॉइड का, कि जिस हिसाब से मान लो ये इसमें आप टर्न्स देख रहे हो, देखो बेटा कहाँ पे इसका एरो देखो, एरो एरो नीचे आ रहा है, एरो नीचे आ रहा है, दिस इज करंट। ये देखो करंट ऊपर गया ऐसे, करंट ऊपर गया ऐसे। अगर मैं बनाने की ट्राई करूं तो ऐसे होगा। यहां से यहाँ पे पीछे वाला पार्ट दिखेगा नहीं, बिकॉज वो ऐसे ही दिख रहा है। क्यों? बिकॉज सोलेनॉइड वहां पे, ये सोलेनॉइड है आपका, तो पीछे वाला पार्ट तो दिखेगा नहीं। अब करंट देखो हर एक केस में कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, देख लो ना, हर एक केस में नीचे आ रहा है। तो अब कैसे फाइंड करोगे, तो इस पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है इसलिए देखो क्रॉस लिखा हुआ है, और इस पॉइंट पे करंट बाहर आ रहा है इसलिए क्या है, डॉट है, इसलिए तो देखो ना ऐसे फ्लो होगा ना, ऐसे फ्लो होगा। और आप कैसे फाइंड कर सकते हो करंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, तो देखो यहाँ पे करंट जा रहा है अंदर, जब कभी भी अंदर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्लॉकवाइज। और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे करंट आ रहा है बाहर, तो देखो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज है। ये करंट अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मतलब आप चेक कर लो ना, कभी भी कोई भी अंदर जा रहा है अंदर तो क्या होगा बेटा, क्लॉकवाइज होगा। और बाहर आ रहा है मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपकी नीब पकड़ लो, ये आपके सामने अभी आ रहा है तो क्या है, बाहर आ रहा है। कैसा दिख रहा है आपको मेरी कर्व फिंगर्स, एंटी क्लॉकवाइज।
बट देखो अभी अंदर जा रहा है तो आपको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज, समझ रहे हो। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। और ये आपने 10 में भी पढ़ा है कि इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड होती है ताकि सेंटर में वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ओके, क्लियर हो गया, डन। Figure displays the magnetic field lines for a finite solenoid. We show a section of this solenoid in an enlarged manner in a previous figure. Figure B shows the entire finite solenoid with its magnetic field. वो आगे वाला पूरा finite magnetic field. In figure A, it is clear from the circular loop. आप बोलोगे सर कौन सा figure A और कौन सा figure B है? ये figure B है और वो वाला आगे figure A. Between two neighboring turn vanishes. It is clear from that circular loop that the field between two neighboring turn vanishes. दो neighboring turns के बीच की जो field होगी ना, उसका कोई लेना देना ही नहीं होगा। ये fields का कोई लेना देना ही नहीं है। जो भी लेना देना है वो किसका है, ओवरऑल का लेना देना है। इन फिगर बी वी सी दैट द फील्ड एट द इंटीरियर ऑफ मिड पॉइंट इज यूनिफॉर्म। देख रहे हो बीच में सारी यूनिफॉर्म फील्ड है, स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म है, पैरेलल है इसलिए स्ट्रॉन्ग है। एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ये एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड बोलेंगे। ये देखो ये डॉट है और ये क्रॉस है, समझ रहे हो। द फील्ड एट द एक्सटीरियर मिड पॉइंट क्यू, एक्सटीरियर मिड पॉइंट क्यू इज वीक। क्यों वीक है, बिकॉज देखो क्यू के पास यहाँ पे कितनी एक दो फील्ड होगी, बट पी के पास देखो कितनी क्लोजली स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो जितनी ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर हो गया बेटा, किसी को भी कुछ डाउट, पक्का, श्योर, आगे बढ़े। डन, आगे बढ़ते चलो। As a solenoid is made longer, it appears like a long cylindrical metal sheet. बड़ा बना देता है इसलिए हमको वो मेटल सिलेंडर ही दिखता है, मेटल सिलेंडर। फिगर रिप्रेजेंट द आइडियलाइज्ड पिक्चर, वो फिगर जो था आइडियलाइज्ड पिक्चर की तरह दिखेगा। ये रहा देखो ये फिगर आइडियलाइज्ड पिक्चर। द फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड अप्रोच इज जीरो। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ भी फील्ड दिख रही है ना, अप्रोच इज जीरो है। ये देखो ये वर्ड आपको याद रखना, अप्रोच इज जीरो मतलब जीरो नहीं होगा बट ऑलमोस्ट जीरो होगा। वी शैल अज्यूम दैट द फील्ड, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि फील्ड आउटसाइड इज जीरो। द फील्ड इनसाइड बिकम्स एवरीवेयर पैरेलल टू एक्सिस। देख रहे हो सब जगह पे पैरेलल। डन बेटा, दिस इज व्हाट सोलेनॉइड इज। दिस इज, आई होप मैंने स्पीड में करवाया, रीजन इज कि आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है। ओके, सो अब उसका डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन, figure shows the sectional view of a long solenoid. At various turns of the solenoid, current comes out of the plane of the paper. Mark dot, करंट बाहर निकल रहा है, क्रॉस मतलब करंट अंदर जा रहा है, करंट बाहर निकल रहा है, करंट अंदर जा रहा है। ओके, टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी पॉइंट इनसाइड, और हमने चेक कर लिया बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो बाहर कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए जैसे क्या करते हैं, गॉस थ्योरम लगाते थे। यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, वहां पे गॉस थ्योरम के लिए हम क्या लेते थे, गॉसियन सरफेस लेते थे। यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा, एक एम्पीरियन लूप लेंगे ABCD। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो ये रहा एक, ये रहा ABCD ABCD ABCD, डायरेक्शन भी देख रहे हो ना, बस बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे एम्पिरियन लूप। एम्पिरियन लूप लगाएंगे तो देखो यहाँ पे आपके सामने फिगर है। सबसे पहले हम कहाँ पे लगाएंगे, A से B डॉट DL। फिर किसका लगाएंगे बेटा, B से C, B डॉट DL। फिर किसका लगाएंगे, C से D, B डॉट DL। फिर किसका लगाएंगे, D से A, और वो भी क्या हो जाएगा, B डॉट DL। इसको मैं नंबर 1 नाम ले लेता हूँ, और ये है आपका ओवरऑल B डॉट DL। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा। अब यहाँ पे CD इज आउटसाइड द सोलेनॉइड, हेंस ड्यू टू CD, B तो होगा ही नहीं वहां पे, B होगा ही नहीं मतलब वो तो जीरो हो गया। देयरफॉर B इज इक्वल टू जीरो। B इज इक्वल जीरो मतलब जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, B डॉट DL मतलब B और DL के बीच में, B भी इस साइड है, फॉर AD एंड BC एंगल बिटवीन, चेक करो तो बेटा B एंड DL
कितना है 90 डिग्री। डी ये साइड, डीएल मतलब लेंथ ऑफ वायर, दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो देयरफॉर ए से लेके डी, सॉरी डी टू है, बी से लेके सी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू डी से लेके ए, बी डॉट डी एल, ये दोनों हो जाएंगे 0। मतलब ऐसे चेक करने को जाए तो हम सी से डी निकाल देंगे, डी से सी निकाल देंगे और ए टू डी निकाल देंगे, तीनों 0 हो गए। समझ में आ गया? ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसा। तो होल एंड सोल क्या बचेगा, ए टू बी बचेगा ना। चलो हम फाइंड करते हैं आगे, ठीक है। चलो पहले इतना लिख लीजिए बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो फ्रॉम 1 नेट इंटीग्रेशन ऑफ बी टू डी एल, होल एंड सोल किसके कारण बचेगा, होल एंड सोल बचेगा ए टू बी के कारण। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए टू बी, बी डी एल कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों देखो फिगर में चेक कर लो बेटा, बी भी इस साइड और ए बी का डीएल भी इस साइड, वरना डीएल करंट इस साइड जाता, मतलब एम्पीयर एंड लूप का डायरेक्शन इस साइड लेता, दोनों ऑपोजिट होते हैं, बट यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए 0 हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नेट इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप का इंटीग्रेशन, कॉस 0 तो 1 है, बी को बाहर निकालेंगे, बी ए टू बी क्या हो जाएगा, ए टू बी हो जाएगा डीएल। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ एल डीएल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होगा, ये देख लो इसका इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ए बी, चेक करो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये इतनी लेंथ होगी ना बी से लेके ए, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, एच है। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू एच, क्लियर हो गया, वेर एच इज पार्ट ऑफ ए बी, और लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ ए बी, सॉरी, वेर एच इज लेंथ ऑफ ए बी। इतना क्लियर हो गया, पक्का। अब इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, इसको 2। दूसरा, अकॉर्डिंग टू, ध्यान से सुनना, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, आपको पता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0 इंटू आई ई होगा, म्यू 0 इंटू आई होगा, ठीक है। इसको नाम दे देते 2, और सॉरी 3। सो फ्रॉम 2 एंड 3 चेक करो तो क्या होगा, बी इंटू एच इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। अब आई ई का मतलब क्या होता है, आई ई मतलब करंट थ्रू दैट पार्ट, उतने पार्ट से ही करंट। अब देखो उतने पार्ट से ही करंट, तो बेटा ध्यान से देखना, हमको इतने पार्ट में कितना करंट जा रहा है, मतलब इतना करंट फाइंड करना है, ठीक है। इतना करंट मतलब कैसे फाइंड होंगे, तो सिंपल सी बात है बेटा, इतने लेंथ में जितना भी करंट फाइंड होगा वही, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई ई की जगह पे B इंटू एच इज इक्वल टू म्यू 0, आई की जगह पे एन एच इंटू आई। व्हाट इज एन ओवर हियर, एन इज आपका, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आई ई आपका कितना होगा, एन एच आई, टोटल लेंथ एच है, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ यूनिट लेंथ, तो उसमें कितने टर्न्स होंगे, एनएच टर्न्स होंगे, क्योंकि एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और हमारी लेंथ है एच, तो एनएच उसकी लेंथ होगी। एक लेंथ में आई करंट फ्लो होता है, तो एनएच लेंथ में कितना करंट फ्लो होगा, एनएच आई। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब देखो बेटा, ये एच और ये एच कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 इनटू एन आई। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, एंड डायरेक्शन कैसे गिवन होगा बेटा, डायरेक्शन इज गिवन बाय एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल।
ठीक है, क्लियर हो गया, याद रहेगा पक्का, किसी को भी कुछ डाउट? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉरॉइड, व्हाट इज टॉरॉइड? द टॉरॉइड इज अ hollow circular ring on which a large number of turns of a wire are closely bound। सोलेनॉइड को ज्वाइन कर दो तो वो क्या बन जाएगा? टॉरॉइड बन जाएगा। It can be used as a solenoid which has been bent into a circular shape to close on itself। हो गया, देखो मैंने वही बताया, बैंड करके बना दो। आप मेले में गए होगे, अभी श्रावण का मेला है तो नहीं, ऐसे ऐसे वो खेलने वाले होता है, पता है, वो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को ज्वाइन कर दो, वो क्या बन गया? टॉरॉइड। ये फिगर ए है। ओके, देखो क्या दिया हुआ है। इट इज शोन इन फिगर ए कैरिंग करंट आई, वी शैल सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द ओपन स्पेस इनसाइड एंड एक्सटीरियर इज जीरो। देखो ये पॉइंट क्यू और ये पॉइंट पी दोनों जगह पे जीरो है। यहाँ पे हो ही नहीं सकता, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, वो हमने अभी सोलेनॉइड के कारण देखा। जो भी होगा वो होल एंड सोल किसके कारण होगा? अंदर। द फील्ड बी इनसाइड द टोरेनॉइड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड फॉर द आइडियल टोरेनॉइड ऑफ क्लोजली बाउंड टंच। आइडियल टोरॉइड होता है तो उसके लिए इनसाइड हर एक जगह पे क्या होगा? सेम होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। देखो ये आपका जो बीच वाला पोर्शन है ना, बीच वाला पोर्शन, वो आपका क्या है? टॉरॉइड। अब आप बोलो सर ये क्रॉस और डॉट क्या है? क्रॉस मतलब बाहर निकल रहा है, डॉट मतलब अंदर जा रहा है। ऐसे हम ऐसे 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 बनाते हैं ना, तो वो क्रॉस मतलब बाहर निकल रहा है, डॉट मतलब अंदर जा रहा है, क्रॉस मतलब बाहर निकल रहा है, डॉट मतलब अंदर जा रहा है। तीन लूप लेंगे। एक ये लूप वन जो टॉरॉइड के अंदर नहीं है, टॉरॉइड के बीच में है। ये टॉरॉइड है और ये लूप यहाँ पे, ठीक है, ये वाला लूप। तो ये लूप कैंसिल हो जाएगी। दूसरी लूप हम उसके अंदर लेंगे और तीसरी लूप उसके क्या लेंगे? बाहर लेंगे। तो तीन लूप लेने का रीजन क्या है? तीन लूप लेने का रीजन ये है कि उसके कारण, देखो ड्यू टू लूप वन और ड्यू टू लूप थ्री आप चेक कर सकते हो, इन दोनों के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही हो जाएगी क्योंकि वहां पे बी जीरो है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज क्लॉकवाइज एज पर द राइट हैंड थंब रूल ऑफ सर्कुलर लूप। क्लॉकवाइज देखो, यहाँ पे से बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, क्योंकि करंट इस साइड फ्लो हो रहा है। डन। करंट इस साइड फ्लो हो रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड ही होगी ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल। आप चेक कर सकते हो, आपको चेक करना है हर एक क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल, ऐसे करंट पकड़ो, ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड पूरी कंप्लीट होगी। अरे सिंपल सी बात है, ऐसा अगर आपके पास सोलेनॉइड है, ठीक है, तो उसको ज्वाइंट कर दो, तो सोलेनॉइड में भी ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही हो जाएगी। सोलेनॉइड में स्ट्रेट थी, अब आप टॉरॉइड कर दो तो कौन सी शेप की हो जाएगी? स्फेरिकल। 3 एम्पियर लूप लिए 1 2 3। बाय सिमेट्री द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टेंजेंशियल टू ईच ऑफ देम। हर एक के, देखो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है हमेशा कर्व्ड पार्ट होता है तो उसमें टेंजेंशियल होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल होगी। द सर्कुलर एरियाज बाउंडेड बाय लूप 2 and 3 both cut the toroid so that each turn of current carrying wire is cut once by the loop 2 and twice by the loop 3। ओके, ये जो आपका लूप 2 और लूप 3 है ना बेटा, लूप 2 देखो वो एक ही बार कट करेगा, लूप 3 दो बार कट करेगा। कैसे कट करेगा? सो दैट ईच टर्न ऑफ करंट कैरिंग वायर, ये करंट कैरिंग वायर है, वो लूप 3 को दो बार कट करेगा, दो बार कट करेगा इसलिए कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या? लूप 2 के कारण। और ये पॉइंट ना समझ में आए तो इट्स ओके, सिर्फ ये भी बात याद रख लो कि वो बाहर है और बाहर जो होता है उसके कारण जीरो हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया पक्का? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका डेरिवेशन क्या है। लेट द मैग्नेटिक फील्ड, let the magnetic field along loop 1 be b1 in magnitude। बराबर है, तो एम्पिरियन लूप की लेंथ क्या हो जाएगी? 2 पाई r1, उसकी लेंथ को मैं r1 लेता हूं, बट उसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, देयरफॉर b1 का फॉर्मूला क्या होता है? b1 डॉट l इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई। तो b1 क्या हो जाएगा? जीरो। कितनी बात क्लियर होगी? फिर 3 की बात करते हैं। सिमिलरली
Similarly, for loop 3 also, IE is equal to 0, so B3 is equal to 0 लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हाँ, for loop 2, let L is equal to 2 pi r and IE is equal to NI, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स n है और पूरे टॉरॉइड की बात करें, इसलिए लास्ट में जैसे NH लिया था, यहाँ पे NH लेने की जरूर नहीं है, पूरा नंबर ऑफ टर्न, हाँ कैपिटल N आएगा, कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न्स n और हर एक के थ्रू आई, तो नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू NI, तो देयरफॉर B into L is equal to mu 0 into AI, I B L की जगह पे कितना लिखेंगे बेटा? 2 pi r mu 0, I की जगह पे NI, हमको B फाइंड करना है तो 2 pi r को नीचे भेज दो बेटा, तो therefore B is equal to क्या लिख सकते हैं? mu 0 NI अपॉन 2 pi r, बट कैपिटल N मतलब क्या? लेंथ इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 pi r n, लेंथ 2 pi r और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, तो देयरफॉर b क्या होगा आपका? mu 0 n की जगह पे 2 pi r n i अपॉन 2 pi r, 2 pi r 2 pi r कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? b की वैल्यू हो गई mu 0 n i, which is similar to solenoid. Okay, done? पक्का? श्योर? ओके, रियलिटी में क्या होता है? वी आर डीलिंग विद द आइडियल टॉरॉइड, रियलिटी में थोड़ा बहुत एक्सटर्नल में भी, ये लिखने की जरूरत नहीं है समझने के लिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, ठीक है, बाहर वाले पॉइंट पे भी थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है, तो ये याद रखना रियलिटी में। ओके, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, अब थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बताया? सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज अ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 500 टन्स। हमें क्या फाइंड करना है? स्मॉल एन फाइंड करना है। स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ कितनी है? 0.5, तो कितने होंगे? 1000 टन्स पर मीटर हो जाएगा। अब देखो हियर L इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.5 मीटर दिया हुआ है और रेडियस इज इक्वल टू 0.01 मीटर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर है ना, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? L इज मच मच ग्रेटर देन R, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इट कैन बी कंसीडर्ड एज, उसको हम क्या मान लेंगे? इट कैन बी कंसीडर्ड एज लॉन्ग सोलेनॉइड, ये लिखना जरूरी है, लॉन्ग सोलेनॉइड होगा, देयरफॉर उसके बी का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू 0 ni, बी क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, एन कितना निकला? 1000 और आई क्या निकला? आई है 5। ओके, सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 6.28 इंटू 10 का पावर -3 टेस्ला, ये हो गया आपका बी। डन? चलो जल्दी से बेटा लिख लो। Next question. A coil wrapped around a toroid. A coil wrapped around a toroid has inner radius 10 cm and outer radius. Toroid ऐसा होता है ना बेटा, ये inner radius और ये outer radius, outer radius, ठीक है, ये RI और ये RO। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, हाँ, inner radius और outer radius given है। If the wire wrapped makes 600 turns and carries a current of 10 ampere, what is the maximum and minimum value of magnetic field? देखो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे होगा? ये वापस टॉरॉइड पकड़ते हैं तो यहाँ पे होगा आपका क्या? मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम होगा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? मैक्सिमम। जितना दूर जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ, जितना दूर होगा उतना मैक्सिमम एंड जितना नजदीक होगा उतना
मिनिमम। लॉजिकल बात है ये तो, ठीक है। जितना दूर होगा उतना मैक्सिमम, और जितना नजदीक होगा उतना, जितना नजदीक होगा उतना मैक्सिमम, और जितना दूर होगा उतना मिनिमम होगा। डन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। आंसर, लेट A and B be the inner and outer radii of toroid. Therefore, B maximum क्या होगा, म्यू जीरो एन आई। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2 पाई। मैक्सिमम कब होगा, इनर में होगा, इनटू आई। मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 म्यू जीरो एन आई अपॉन 4 पाई ए। क्यों, बिकॉज म्यू जीरो बाई 4 पाई की वैल्यू मैं सीधी डाल सकता हूँ 2। नंबर ऑफ टर्न्स है 600, आई है 10 एम्पियर। ओके, म्यू जीरो बाई 4 पाई, इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷। और ए क्या है आपकी लेंथ 10 सेंटीमीटर। 10 मतलब 10 का पावर 10 इंटू 10 का पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करना है। 10 10 कैंसिल, 2 6 12, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴, ये हो जाएगा 10⁻³ टेस्ला। ठीक है। ऐसे ही बी मिनिमम फाइंड करना है। बी मिनिमम में रेडियस की जगह पे 20 ले लो। ओके, कर सकते हो बेटा फाइंड बी मिनिमम, कर सकते हो। सिर्फ ए की जगह पे बी आ जाएगा, बाकी सब स्टेप सेम हो जाएगा। मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टेक्स्ट बुक का बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है। क्या बोल रहा है, फिगर शोज, ये टॉरॉइड सोलेनॉइड का नहीं है, ये आगे वाले टॉपिक का है, मैं भूल गया था इसलिए यहाँ पे ले रहा हूँ। फिगर शोज अ लॉन्ग सोलेनॉइड स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग स्टेडी करंट आई। हमें अब क्या फाइंड करना है, is uniformly current is uniformly distributed over the cross section. Calculate the magnetic field in the region r less than a मतलब अंदर and r greater than a मतलब बाहर। मतलब एक अंदर और एक बाहर फाइंड करना है। इतना क्लियर हो गया। दैट इज फर्स्ट लूप और सेकंड लूप में फाइंड करना है। क्लियर हो गया, डन, पक्का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट। अब आउटसाइड पॉइंट मतलब r ग्रेटर देन a वाली कंडीशन। अब r ग्रेटर देन a वाली कंडीशन, वहां पे लेट रेडियाई उसकी, लेट रेडियाई इज इक्वल टू r। देयरफॉर l कितना हो जाएगा उसका, 2 पाई r हो जाएगा। और हमें पता है bl इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई। सो b इंटू 2 पाई r म्यू, ये r0 नहीं है, ये है म्यू जीरो इंटू आई। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू जीरो आई बाय 2 पाई r। तो क्या मैं बोल सकता हूँ b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे r बढ़ता जाएगा आपको पता है कि b क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये क्लियर हुआ, पक्का। चलो इतना लिख लीजिए। फिर r लेस देन a के लिए देखते हैं। ओके, फॉर फील्ड इनसाइड दैट इज r लेस देन a। अब ध्यान से देखना बेटा, अब देखना, आर लेस देन है मतलब अंदर वाले की बात चल रही है। अंदर वाले की बात चल रही है तो देखो, कोई भी इतना बड़ा कंडक्टर हो, हमें सिर्फ देखो, हमें क्या फाइंड करना है, इतने के कारण, मतलब इतने में से जो करंट जाएगा वही फाइंड करना है ना। समझ पा रहे हो बेटा, हमें इतने में से जो करंट जाएगा वही फाइंड करना है। तो ये वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया बेटा, पक्का। अच्छे से वापस समझाता हूँ कि मान लो ये हमारा स्ट्रेट वायर है, ठीक है। हमें सिर्फ कितने के कारण फाइंड करना है, कितने के कारण। तो इस पूरे में से करंट कितना जा रहा है, इस पूरे में से करंट आई जा रहा है। तो इसमें से भी क्या आई जाएगा ना, इसमें से आई नहीं जाएगा। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना कि भाई पूरे एरिया में से करंट आई जा रहा है, तो
छोटे एरिया ए डैश में से करंट कितना जाएगा आई डैश, और हमें यही आई डैश फाइंड करना है। क्लियर हो गया बेटा? उसमें से कितना करंट जाएगा वो हमें फाइंड करना है। तो उसकी रेडियस हमने क्या ली है, रेडियस R1 लिया है ना, इसकी इधर रेडियाई R1 है। क्लियर हो गया? हाँ चलो अब देखते हैं। तो देयरफॉर पाई आर में से करंट जा रहा है आई, तो पाई आर वन स्क्वायर में से करंट आई डैश जाएगा, तो आई डैश कितना, आई इंटू पाई आर वन स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, मतलब आर आई आर वन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इतना करंट जाएगा। ओके, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, इधर एल भी फाइंड कर लेते हैं। एल कितना हो जाएगा, टू पाई, कितना हो जाएगा बेटा, टू पाई आर वन हो जाएगा। तो therefore b into l is equal to mu 0 into I। b l की जगह पे 2 पाई r1, r1 नहीं आएगा यहाँ पे, r डैश आएगा, ये नहीं आएगा, इज इक्वल टू म्यू 0, और I की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, I डैश आएगा ना यहाँ पे, I r1 अपॉन r स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? ये r1 और ये r1 कैसे आएगा, पक्का डन। तो therefore हम क्या बोल सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू 0 I बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। अब देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस, इतना लिख लियो तो ये फिर आगे बताता हूँ। हेंस मैं ये बोल सकता हूँ b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे हम रेडियस वर्सेस b का। तो ये उसका a, ठीक है, a मतलब r इज इक्वल टू a, यहाँ तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके बाद वो क्या हो रहा है, इनवर्सली घट रहा है, मतलब b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 एंड b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये उसका ग्राफ है। डन बेटा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, दैट इज, और एम्पियर भी। दो चीज पढ़ेंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स और एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो फिगर आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया फिगर, फिगर शोज टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस कितना है, डी, और दोनों में करंट क्या है, आई एंड आई बी। पैरेलल करंट मतलब दोनों का करंट, देखो डायरेक्शन भी देख सकते हो आप, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, चेक करोगे तो आई ए का डायरेक्शन भी ये है और आई बी का डायरेक्शन भी ये है क्या नहीं? डन। आगे क्या दिया हुआ है, और the conductor A produces the same magnetic field BA at all points along the conductor B। देखो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, देखो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, कोई भी एक वायर हम पकड़ लेते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, वो इस पॉइंट पे, 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 ये इनफाइनाइट वायर है। इस पॉइंट पे कितना करंट प्रोड्यूस करेगा, सेम। क्यों? बिकॉज सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबका क्या है, सेम ही है, इसलिए वो क्या करंट प्रोड्यूस करेंगे बेटा, सेम करंट प्रोड्यूस करेंगे, सॉरी सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए आप देख सकते हो कि ये बी कंडक्टर है, वो ए से इक्वल डिस्टेंस पे, इसलिए क्या बोला है, इट विल प्रोड्यूस बी एट ऑल द पॉइंट्स अलोंग द कंडक्टर बी सेम। राइट हैंड रूल टेल्स अस दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज डाउनवर्ड। देखो दो तरीके, राइट हैंड रूल पता है, ये तरीका राइट हैंड पाम रूल भी है और दूसरा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल भी है। अब करंट का डायरेक्शन इस साइड है, बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, राइट हैंड थंब रूल ये है, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल तो दूसरा है, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, आगे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे प्रोड्यूस होगी ना, देख लो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स, इसलिए देखो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, करंट इस साइड है, तो अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, चेक कर लो, याद है ये आपने सॉरी 10th में पढ़ा था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, व्हेन दिस इज योर बी नीचे, आई इस साइड,
सॉरी, दिस इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बी नीचे, आई इस साइड जा रहा है, तो फोर्स हमेशा इस साइड होगा, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो ये किसके कारण फोर्स पता चला? फोर्स ऑन बी, देखो क्या लिखा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, किससे पता चला? लेफ्ट हैंड रूल से। कौन सा लेफ्ट हैंड रूल? तो फ्लेमिंग भैया ने जो लेफ्ट हैंड रूल दिया था उससे हमें पता चला। ओके, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से हम देखने जाएं तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम बी ए कैलकुलेट करते हैं। देखो, द कंडक्टर बी कैरिंग अ करंट आई बी विल एक्सपीरियंस अ साइडवे फोर्स ड्यू टू द फील्ड बी ए एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवर्ड द कंडक्टर ए, वो भी हमने देख लिया, ड्यू टू Fleming's left hand rule. We label the force FBF, the force on a segment L of B due to A. The magnitude of this force is given by. तो सबसे पहले आप BA कैलकुलेट कर लो, BA हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, BA इधर हम लिख लेते हैं, चलो अभी लिख लिया तो ठीक है। आपको पता है BA कितना होगा? B ड्यू टू A म्यू 0 IA अपॉन 2 पाई R ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। अब फोर्स की बात करते तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फॉर्मूला पता है, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी ए होगा। क्यों ए होगा? किसके कारण हो रहा है बेटा? किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू ए के कारण हो रहा है। अगर आपको ऐसा हो तो कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक काम करो, कंफ्यूजन हो रहा हो तो सिर्फ इतना लिख लो, आई एल क्रॉस बी। अब लिखो एफ बी ए, आई एल की जगह पे क्या होगा? एल क्रॉस बी की जगह पे बी ए। अब फिगर में से आप चेक कर सकते हो बेटा, एल इस साइड है, बी ए इस साइड है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो क्रॉस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 1 हो जाता है। तो एफ एफ बी ए, अगर ऊपर से हम एरो निकाल लेंगे तो आई एल बी ए साइन 90, तो एफ बी ए आई एल बी ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? म्यू 0 आई ए। हाँ, ये आई किसके कारण होगा? ये आई बी के कारण होगा बेटा, ये आई बी के कारण होगा, ये मत भूलिएगा, क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है? बी पे लग रहा है, तो बी में से कितना करंट जा रहा है? आई बी करंट जा रहा है, तो ये होगा आई बी अपॉन 2 पाई डी हो जाएगा। देयरफॉर फाइनली एफ बी ए क्या होगा? म्यू 0 आई बी एल अपॉन 2 पाई डी, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, याद रख लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, वापिस समझाता हूं। सबसे पहले आप देख लो, इसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये इसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसमें से करंट भी जा रहा है, तो वो फोर्स कितना होगा? एफ बी होगा। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी ए कितनी प्रोड्यूस हो रही है? बी ए इज इक्वल टू होगा म्यू 0 आई बाय 2 पाई डी, म्यू 0 आई, डन। अब फिर उसके कारण बी ए निकल गया, फिर एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एफ किस पे? बी पे, किसके कारण? ए के कारण, तो आई बी एल क्रॉस बी ए, फॉर्मूला सॉल्व। नाउ इट इज ऑफ कोर्स पॉसिबल टू कंप्यूट द फोर्स ऑन ए। अब ए के कारण भी बी पे फोर्स निकाल सकते हैं, तो वहां पे हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? शॉर्ट में बता देता हूं, तो बी बी निकालते हैं। बी बी कितना होगा? आई 0 आई बी 2 पाई डी, तो एफ ए बी कितना हो जाता? एफ ए बी हो जाता आई ए एल बी बी, और साइन 90 1 होता है, तो कितना हो जाता बेटा? ये सेम होता, म्यू 0 आई ए आई बी एल अपॉन 2 पाई डी। अगर आप इसकी साइन निकाल देते हो तो हाँ, दोनों सेम है। हियर आप बता सकते हो कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी है, बट एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। सर कैसे ऑपोजिट रहेगा? बताओ ना जरा, हमें भी पता चले। तो देखो, इसका फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, तो इसके कारण फोर्स ये साइड लगेगा, एफ ए बी। क्यों? मुझे उसका रीजन बताओ। देखो, अब ड्यू टू दिस कंडक्टर, बी वाला कंडक्टर, ड्यू टू बी कंडक्टर, इस पे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड लगेगी, जाएगी नीचे, अभी करंट उसमें ही फ्लो हो रहा है बेटा। यहाँ पे आप चेक करोगे तो बी नीचे जाएगा ना, राइट हैंड थंब रूल, चेक करो, बी नीचे जाएगा, बी नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा?
दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट मैं इस वायर की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइए, एक मिनट देख लो। पहले इतना लिख लीजिए, नॉट दैट दिस इज कंसिस्टेंट विद द थर्ड लॉ, दस एट द टेस्ट ऑफ पैरेलल कंडक्टर एंड स्टेडी करंट वी हैव शोन दैट बायो-सावर्ट लॉ एंड लॉरेंट्ज लॉ फोर्स यील्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। बायो-सावर्ट लॉ भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ अकॉर्डिंग रूल बनाए, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बताएगा, एंड इवन लॉरेंट्ज लॉ भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ अकॉर्डिंग बताएगा। कैसे बताएगा, ये देखो, दोनों में सेम। ये पहला केस है पैरेलल करंट, इसलिए मैं बोल रहा था थोड़ी देर रुक जाओ। और ये है एंटी पैरेलल, पैरेलल है ना, I1 I2 ऊपर जा रहा है, आई ए आई बी लिया, ये समझाने के लिए। पैरेलल करंट अट्रैक्ट, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। क्यों रिपेल करेंगे उसका रीजन बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये वायर पे ड्यू टू I1 इस पे फोर्स कहाँ पे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, चेक कर सकते हो। कैसे, ये हमारा बी नीचे गया, ठीक है, नीचे, आई ऊपर गया और करंट, इसलिए देखो ना, फोर्स ऑन टू मतलब ये हमारा क्या हो गया पता है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये हमारा क्या होगा पता है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और ए पे कैसे फोर्स लगेगा, तो आप दोनों के लिए अब देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे नीचे जा रहा है, और इस पॉइंट पे देख लो ना, डायरेक्शन ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब फोर्स कौन सी साइड लगा, इस साइड लगेगा। और यहाँ पे ऊपर आ रहा है, इसलिए फोर्स कौन सी साइड लगेगा, इस साइड। कंफ्यूज मत होइए बेटा, कंफ्यूज मत होइए। ये वायर है आपका ए, ये वायर आपका बी, इसमें से करंट आ रहा है आई ए, इसमें से करंट आ रहा है आई बी। इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाएगी, नीचे, नीचे नहीं है, नीचे जाएगी, ठीक है। तो इसलिए फोर्स यहाँ पे लगेगा एफ बी, और आई बी के कारण यहाँ पे ऊपर आएगा, ऊपर, इसलिए फोर्स कौन सी साइड लगेगा, एफ ए बी। समझ रहे हो, चेक कर लो बेटा। और दोनों फोर्स एक दूसरे के तरफ लग रहे हैं, मतलब बोथ आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अब अगर एंटी पैरेलल हो तो यहाँ पे करंट I1 तो ऊपर जा रहा है, बट जो भी होता है करंट I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या लग रही है बेटा, नीचे ही लग रही है, नीचे, वो तो सेम है, यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। अब सुनना बहुत ध्यान से, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इसका करंट कौन से साइड, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, आप चेक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल चेक करना। ये हमारा बी नीचे, आई इस साइड, तो देखो किसकी तरफ लग रहा है, बी नीचे, ये वायर है, ये वायर, ओके, ये आई होता है, आई नीचे जा रहा है, आई नीचे जा रहा है, बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है। तो देखो ना, थंब किधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है। अब क्लियर हो गया। F2 का डायरेक्शन देखो, F2 आपका क्या है, F2 आपका है FB है, ओके। अब यहाँ की बात करते हैं, ये पॉइंट, ये भी वापस नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। अब इसमें वायर ये रहा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मतलब इनसाइड द प्लेन, ये करंट, करंट देखो थंब किसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एफ, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो एंटी पैरेलल करंट रिपेल। डन, क्लियर हो गया बेटा। तो उसका डेरिवेशन ही हम देख लेते हैं कि डेरिवेशन क्या होता है, उसका डेरिवेशन देख लो ना, ये रहा, ये हमारा ए, ये हमारा बी, इसमें से करंट आई है, इसमें से करंट आई बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम, डी मान लेते हैं। यहाँ पे बी नीचे जाएगा, बी ड्यू टू ए नीचे लगेगा, ठीक है। अब तो इसके कारण यहाँ पे फोर्स इस साइड लगेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब इसकी बात कर लेते हैं, अब इसके कारण बी ऊपर लगेगा, बी ड्यू टू बी, इसके कारण फोर्स यहाँ पे लगेगा, एफ ए बी हो गया। अब ये एंटी पैरेलल की बात है, ए बी सेम डिस्टेंस एट डी, ये आई ए और ये आई बी, इसके कारण देखो ए के कारण यहाँ पे बी ए नीचे ही लगेगा, नो डाउट, बट करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यहाँ पे इसके कारण बी ड्यू टू बी साइड लगेगा, एंड फोर्स कहाँ पे लगेगा, एफ ए बी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा डिटेल में। तो ये क्या बता रहा है, सबसे पहले
हमें क्या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वी हैव we know that we know that for two wires having parallel current through it and placed at a distance d, so therefore magnetic force on length L of B due to A, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, क्या है फॉर्मूला, हमने अभी देखा, म्यू जीरो आई ए आई बी एल बाय 2 पाई। अब इस एल को नीचे लेके आओ, मान लो एल को आप नीचे लेके आओ, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ बी ए अपॉन एल, उसको हम बोलते हैं स्मॉल एफ बी ए, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो वो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो आई ए आई बी बाय 2 पाई डी, इफ एल इज इक्वल टू 1, तो ये बचेगा फोर्स, क्योंकि एल 1 हो जाएगा ना, नीचे 2 पाई डी। कितना क्लियर हो गया, जल्दी से लिख लो। नाउ इफ आई बी एंड आई ए इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एम्पियर, डी इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मीटर, एंड म्यू जीरो का वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो देयरफॉर एफ बी ए का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, सारी वैल्यूज पुट करो, सारी वैल्यू पुट कर दोगे। म्यू जीरो का फॉर्मूला 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आई ए आई बी अपॉन 2 पाई, और डी की जगह पे 1, पाई पाई कैंसल, यहाँ पे कैंसल, एफ बी ए क्या हो जाएगा, एफ बी ए हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁷ क्या, न्यूटन। ओके, ये न्यूटन आएगा, ये बेटा न्यूटन पर मीटर आएगा, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर लेंथ है ना। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा, पक्का। तो ये डेफिनेशन के थ्रू हम 1 एम्पियर डिराइव कर सकते हैं, देख लो। द एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच व्हेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द वेरी टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट in vacuum would produce on each of this conductor a force equal to 2 into 10⁻⁷ Newton per meter of length। ये फोर्स कितना प्रोड्यूस करेगा, क्लियर हो गया बेटा इतना, किसी को भी कुछ डाउट, पक्का। तो ये है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल देखो तो बेटा क्या दिया हुआ है, टू लॉन्ग पैरेलल कॉपर वायर्स कैरी अ करंट ऑफ 5 एम्पियर ईच इन ऑपोजिट डायरेक्शन, each in opposite direction if the wires are separated by a distance of 2.5 centimeter, मतलब I1 is equal to I2 is equal to 5 एम्पियर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2.5 टू 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना, फोर्स पर यूनिट में आपको फॉर्मूला पता है, म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, क्योंकि लेंथ तो आएगी नहीं, लेंथ नीचे चली जाएगी। म्यू जीरो का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू जीरो का फॉर्मूला 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, I1 कितना है 5, I2 है 5 अपॉन 2 पाई, और D की जगह पे कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻²। अब ये पाई और पाई उड़ गया, ये 2 और ये 2 उड़ गया, ये 2.5 और ये 2 उड़ गया, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और ये ऊपर गया तो 10⁻⁻⁵, ये इसको लग जाएगा, सो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। कितना सिंपल बेटा, पक्का। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तड़कता फड़कता क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या कहना चाहता है। कितना टाइम हुआ, 49 मिनट्स हुए, 1 घंटे का लेक्चर होगा, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी, ठीक है।
तड़कता फड़कता क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ हो जाएगी। कैरिंग अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, देखो 15 एम्पियर का करंट है। देख रहे हो ना बेटा, ये दिख रहा है, देखो 15 एम्पियर का करंट है, ये 25 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। ओके, कंडक्टर 2 सेंटीमीटर, कंडक्टर इज 2 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 सेंटीमीटर अपार्ट एक कंडक्टर है जिसमें 25 एम्पियर का करंट जा रहा है। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑन द लूप, लूप पे इस वायर के कारण कितना फोर्स होगा वो फाइंड करना। क्लियर हो गया बेटा? ओके, अब फाइंड कर। सबसे पहले तो 4 लूप है, देयर विल बी नो फोर्स ड्यू टू AD एंड BC। बता सकते हो क्यों? बता सकते हो क्यों? बिकॉज बिकॉज उसका रीजन है फोर्स ऑन AD एंड BC is equal to 0. Reason is both are perpendicular to wire. B dot dl देख लो ना, B dot dl, B dot dl दोनों परपेंडिकुलर वायर के हैं और जब पैरेलल होते हैं तो ही फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर में फोर्स नहीं लगेगा। आप चाहे तो उतना फाइंड कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन ए बी वायर, दोनों पैरेलल है, देख लो तो दोनों पैरेलल है एंड करंट्स आर पैरेलल, बाजू में लिख लो। तो देयरफॉर फोर्स का फॉर्मूला क्या, उसके फोर्स को मैं 1 नाम देता हूं। फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू 0 I1 I2 बाय 2 पाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस मान लेते हैं d। ओके, डिस्टेंस इसको d1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं d2, क्योंकि वो दूसरा d1 मान लेते हैं। और लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारी 25 सेंटीमीटर। डन, 25 सेंटीमीटर है इसलिए 25 इंटू 10⁻⁻। ओके, अब मैं ऊपर नीचे 2 म्यू 0 बाय 4 पाई, I1 कितना है 15, I2 है 25, ऊपर 25 इंटू 10⁻⁻2, नीचे 2 पाई, सॉरी 2 पाई तो आएगा नहीं, 2 पाई तो लिख लिया। D1 कितना है 2 इंटू 10⁻², इसको कैंसिल कर दूं, ये कैंसिल कर दूं, म्यू 0 बाय 4 पाई होगा 10⁻⁷। 15 इंटू 25 इंटू 25, तो बता सकता है कितना होगा, 15 इंटू 25 इंटू 25, ये होगा 9375। ओके, तो देयरफॉर फाइनली इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर F1 इज इक्वल टू, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 9.375 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन CD, ऑपोजिट करंट विद रिस्पेक्ट टू वायर, ऑपोजिट करंट जा रहा है, उसको मैं F2 नाम देता हूँ। फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई, D1 की जगह पे आएगा D2, लेंथ उसकी L ही रहेगी, दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻²। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 म्यू 0 बाय 4 पाई, I1 की जगह पे 15, सॉरी I1 की जगह पे 15 है, हाँ 25 है, 25 I2 की जगह पे मतलब लूप में से 15 एम्पियर इंटू 25 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 12 इंटू 10⁻⁻2, ये हो गया कैंसल, ये 2 और 22 12 हो गया कैंसल, ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁷ इंटू 25 इंटू 25, ये हो गया आपका। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आप कट करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो 9375 तो आपका ऑलरेडी आगे निकला था, डिवाइड बाय 6 कर दो। तो डिवाइड बाय 6 करोगे तो 9375 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा, 1562.5। तो आपका F2 कितना आएगा, 1.5625 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम,
बट नेट एफ नेट क्या होगा F1 माइनस F2, क्योंकि F1 अट्रैक्ट कर रहा है और F2 रिपेल कर रहा है, तो इसलिए F नेट अट्रैक्ट रिपेल दोनों, और F2 दूर है, देखो ना F2 दूर है, ये काफी दूर है, इसलिए माइनस कर लेंगे 9.375 माइनस 1.5625, दोनों कॉमन निकाल लिया क्योंकि 10⁻⁻4 कॉमन निकलेगा। तो F नेट कितना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 7.8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ओके, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। क्यों अट्रैक्टिव? क्योंकि F1 ज्यादा है और F1 अट्रैक्ट कर रहा है, F2 कम है, रिपेल कर रहा था, इसलिए उसको छोड़ देंगे। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ वायर AB is carrying steady current of 12 ampere and is lying on the table। दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन है ये। ओके, टेबल पे पड़ा है। Another wire CD carrying current 5 ampere is held vertically above AB। मान लो ये आपकी टेबल है, ठीक है, 4 पाई। ओके, एक वायर इस पे पड़ा है, ये वायर, उसके ऊपर एक दूसरा वायर है, ये वायर है आपका AB, ये वायर है आपका CD। AB कितना करंट लेके जा रहा है 12 एम्पियर, और ये कितना करंट लेके जा रहा है 5 एम्पियर। हेल्ड वर्टिकली अबव AB एट अ हाइट ऑफ, दोनों के बीच में हाइट कितनी है 1 मिलीमीटर की। फाइंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर CD सो दैट, इसका मास पर यूनिट लेंथ हमें फाइंड करना है कि भाई सो दैट इट रिमेन्स इट्स पोजीशन व्हेन लेफ्ट फ्री। मतलब वो अगर अभी देखो मैंने पकड़ा हुआ है CD को, देखो CD को पकड़ा हुआ है, ये मेरे पास ABS है, CD को पकड़ा है, CD का मास पर यूनिट लेंथ क्या होना चाहिए कि भाई वो ऐसे ही पड़ा रहे, ऐसे ही पड़ा रहे। गिवन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन CD विद रिस्पेक्ट टू दैट इन AB। मतलब दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, इसलिए मैंने पहले सेम बना दिया। अगर इसको हमने पकड़ के रखा है, अब छोड़ दिया तो ऐसे का वैसे ही रहना चाहिए। क्लियर हो गया? वो हमें फाइंड करना है। डन? पक्का? पता चल गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो अभी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मास तो नहीं आएगा, वेट आएगा क्वेश्चन में। हाँ, वेट पर यूनिट लेंथ आएगा। अब बोलो मास क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ग्रेविटी उसे खींच रही है। वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ अपर वायर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। दोनों सेम होने चाहिए, तभी तो वो सस्पेंड रहेगा ना उसकी जगह पे। अगर सेम नहीं होंगे, कम ज्यादा होंगे, तो वो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। दोनों सेम होंगे इसलिए तो वो उसी की जगह पे रहेगा। इसका फॉर्मूला होगा W/L और इसका फॉर्मूला होगा F/L। ठीक है, क्लियर? तो W/L मतलब mg/L और F/L का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, क्या है? μ0 I1 I2 बाय 2 पाई r। r मतलब दोनों का डिस्टेंस। डन? और हमें अभी क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब ये g को नीचे भेज दो, देयरफॉर m/l इज इक्वल टू μ0 I1 बाय I2, सॉरी I1 बाय I2 नहीं, I1 I2 बाय 2 पाई r g। ठीक है, इतना लिख लीजिए बेटा। g की वैल्यू भी दी हुई है, देखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर m/l क्या होगा? μ0 बाय 2 पाई, तो उसको मैं 2 इंटू 10⁻⁻7 लिख लूँ। अभी इतने क्वेश्चन किए तो पता भी चल जाना चाहिए। ओके, इंटू I1 की वैल्यू कितनी है 12, I2 की वैल्यू है 5, अपॉन बचा क्या नीचे आर जी। आर की वैल्यू कितना 1 मिलीमीटर अपार्ट, 1 मिलीमीटर अपार्ट मतलब 10 का पावर -3, और जी की वैल्यू 10। तो m/l ये कितना होगा 12 5 जा 60, 60 और 10 कट मतलब बच जाएगा ये और ये 6, ये ऊपर जाएगा तो 12 इंटू 10 का पावर -4। तो m/l इज इक्वल टू कितना होगा 1.2 इंटू 10 का पावर -3 किलोग्राम पर मीटर, ये होना चाहिए। ओके, अब दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए बी एंड सी डी मस्ट बी अपोजिट, तभी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो वो दोनों को अट्रैक्ट करेंगे और नीचे चला जाएगा। मस्ट बी अपोजिट सो दैट इट रिपेल्स एंड हेंस CD इज सस्पेंडेड फ्रीली, वरना तो अट्रैक्ट ही करेगा। इसलिए जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ है वो गलत है। ओके, आपको ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो फाइनली यहाँ पे आज का लेक्चर छोड़ते हैं, काफी बड़ा लेक्चर है, अच्छे से पढ़ाई करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा टॉपिक ही खत्म कर देंगे। 3 टॉपिक बाकी है, टॉर्क, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, दो ही टॉपिक, राइट। और एक छोटा सा टॉपिक है, वो मस्त वाला टॉपिक है, वो क्वेश्चन जनरली आता है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, दिल लगा पढ़ाई करिए, ठीक है बेटा।